ब्रोकन। ये फिल्म लुई ज़ैम्पेरिनी के जीवन के संघर्षों की सच्ची कहानी है। जब लुई छोटा था तो वो बहुत शैतान था। वो बहुत शैतानी करता और उसकी शैतानी से उसके पेरेंट्स, उसके पड़ोसी, आसपास के सब लोग बहुत परेशान थे। वो चोरियां करता, दारू पीता, सिगरेट पीता और इस वजह से उसके पिताजी से कई बार पनिशमेंट भी देते, उसकी खूब पिटाई करते। लेकिन इन सब चीजों का लुई पर कोई असर नहीं था। लेकिन लुई के बड़े भाई को उस पर बहुत भरोसा था। एक बार लुई की कुछ गलत हरकत देख के कोई उसका पीछा करता है और लुई बहुत तेज भागता है। उसी वक्त उसका भाई जो ग्राउंड में रनिंग कर रहा होता है उसे भागता हुआ देखता है और वो लुई को रनर बनने के लिए मोटिवेट करता है और उसे प्रैक्टिस भी करवाता है। एक दिन लुई बोलता है कि मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। लुई का भाई बोलता है तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर सकते हो। उसका भाई बोलता है कि अगर तुम झेल सकते हो तो खेल सकते हो, तुम प्रैक्टिस करो औरों से कई ज्यादा और देखना तुम ही जीतोगे, और अगर तुमने हार मान ली तो एक दिन बैठकर भीख मांगोगे। लुई कहता है मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं होता। उसका भाई बोलता है कि मुझे तुम पर विश्वास है, चलो अब प्रैक्टिस करो। और लुई प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अब उनके स्कूल की एक रेस होती है जिसमें लुई भी पार्टिसिपेट करता है। शुरू में तो लुई बहुत पीछे होता है, लेकिन बाद में जब उसका भाई उसे मोटिवेट करता है वो तेज भागता है और बहुत अच्छी रनिंग करता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि लुई रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और उसका भाई साइकिल में उसके पीछे होता है। लुई तेज भागना शुरू करता है और भागते 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 वो बड़ा हो जाता है। अब बड़े होकर वो रेस में पार्टिसिपेट करता है और फर्स्ट आता है। इसके बाद एक और रेस दिखाते हैं जिसमें लुई इतनी तेज भागता है कि वो एक रिकॉर्ड कायम कर लेता है। वो 4 मिनट में 1 मील दौड़ता है और आज तक अमेरिका के इतिहास में कोई भी हाई स्कूल का बच्चा 4 मिनट में 1 मील तय नहीं कर पाया। तो ये लुई का एक रिकॉर्ड होता है और इसी के बिहाफ पर उसका ओलंपिक में सिलेक्शन हो जाता है। अब जब वो ओलंपिक में जा रहा होता है तो अपने भाई को बोलता है कि तुम भी साथ चलो। उसका भाई बोलता है कि मैं साथ क्यों चलूं, तुम जीतने वाले तो हो नहीं। वो कहता है कि मुझे भी पता है, लेकिन अगले ओलंपिक में मैं सबको दिखा दूंगा। उसका भाई बोलता है टोक्यो। वो कहता है हाँ टोक्यो, क्योंकि अगला ओलंपिक टोक्यो में है। अब जब वो ट्रेन में चढ़ जाता है तो उसका भाई बोलता है कि दर्द की एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। यानी कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जहां पर इंसान टूट जाता है, हार मान लेता है, और उस पल में अगर इंसान हार न माने, आगे बढ़े, लड़े, तो बशर्ते उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और इसके बाद लुई ओलंपिक के लिए चला जाता है। ओलंपिक में वो 5000 मीटर की रेस में हिस्सा लेता है और वो सारे राउंड्स में बहुत पीछे रहता है, पर वो आखिरी राउंड में इतनी तेज भागता है कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर देता है। आज से पहले इतने कम समय में आखिरी राउंड किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया था, और ये ओलंपिक हुआ था 1936 में। लुई का सपना था कि अगला ओलंपिक जो 1940 में जापान के टोक्यो शहर में होना था, वो उसमें जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा और अपने देश के लिए मेडल लेकर आएगा। लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उस वक्त तक वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था और 1940 का ओलंपिक रद्द हो गया। और अब कहानी आती है सीधा 1943 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इस समय अमेरिका और जापान के बीच में लड़ाई चल रही होती है। और अब लुइस अमेरिकी सेना में एक बॉम्बार्डियर होता है। उनकी पूरी एक टीम होती है जो प्लेन से जाती है और दुश्मन की चौकी पर धावा बोलती है, उन पर बम गिराती है और उन्हें निस्तो नाबूद करती है। अब एक दिन दुश्मन से लड़ते लड़ते उनका प्लेन बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और उनके काफी सारे साथी जख्मी भी हो जाते हैं। तो वो वापस जाके लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लैंडिंग बहुत मुश्किल थी क्योंकि प्लेन काफी हद तक डैमेज हो चुका था। अब पायलट लैंडिंग करता है और लैंडिंग करते हुए प्लेन का एक टायर भी फट जाता है, लेकिन फिर भी पायलट उसे संभालता और बहुत मुश्किल से रोकता है और इसमें किसी की भी जान नहीं जाती। लुई अभी भी रनिंग की प्रैक्टिस करता है। वो रनिंग कर रहा होता है और उसका दोस्त उसके पीछे जीप में आ रहा होता है। तभी उनके कुछ और दोस्त आते हैं और कहते हैं हमें जाना होगा, लेकिन इस बार हमें जंग में नहीं जाना, बल्कि हमें कुछ लोगों को ढूंढने जाना है। माना जा रहा है कि वो लोग समंदर में कहीं फंस गए हैं, तो हम सबको अभी उनको ढूंढने के लिए जाना है। अब उनकी पूरी टीम उन्हें ढूंढ रही होती है, लेकिन उनके खुद के प्लेन की हालत बहुत अच्छी नहीं होती। तभी उनके प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और समंदर में गिर जाता है। इस क्रैश में सभी मर जाते हैं, बस 3 बचते हैं, जिसमें से एक लुई भी होता है। अब वो तीनों के तीनों 2 एयरबोट में बैठ जाते हैं क्योंकि उनके पास 2 एयरबोट होती हैं और खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स और थोड़ा सा पानी। तो लुई बोलता है कि एक टुकड़ा चॉकलेट सुबह और एक टुकड़ा शाम को खाएंगे और पानी 2 घूंट से ज्यादा एक दिन में कोई भी नहीं पिएगा। वो ऐसा इसलिए बोलता है कि उन्हें कौन कब ढूंढने आएगा इसका कुछ पता नहीं। अब उनके सामने है अथाह समंदर जिसका कोई छोर नहीं दिखता। अब रात को सब सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि आसमान में एक प्लेन होता है। वो उसे गन फायर से बहुत सिग्नल भेजते हैं, पानी में भी करंट लगाते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें नहीं देख पाते और प्लेन चला जाता है। इस बात से सब बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तभी लुई देखता है कि वहां पर चॉकलेट के खाली डिब्बे पड़े होते हैं। दरअसल उनमें से एक ने, जिसका नाम मैक होता है, उसने रात को सारी चॉकलेट खा ली थी। इस बात पर लुई उस पर बहुत गुस्सा करता है। वो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लुई बोलता है इससे फर्क पड़ता है, सबको फर्क पड़ता है। अब उन्हें समंदर में फंसे हुए कुछ दिन हो चुके हैं और भूख और प्यास से उनका बुरा हाल है।
क्योंकि समंदर का पानी नहीं पिया जा सकता, वो खारा पानी है और उसको पीने से तबीयत खराब हो जाती है। वो सब चुपचाप गुमसुम नाव में बैठे होते हैं, तभी एक बहुत बड़ा पक्षी आकर उनकी नाव में बैठ जाता है और ये पक्षी एक खाना है, और अगर उन्होंने ये मौका गवा दिया तो फिर ये मौका दोबारा हाथ नहीं लगेगा। और लुई बड़ी सतर्कता से उस पक्षी को पकड़ लेता है और वो उसको खाते हैं, लेकिन वो उन्हें हजम नहीं होता और उन सबको उल्टियां होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब उनमें से एक बोलता है कि हम मछलियां तो पकड़ ही सकते हैं, क्योंकि उनके पास चारा होता है और उस चारे को लगा के वो मछलियां पकड़ना शुरू कर देते हैं और उनको खाना मिलना शुरू हो जाता है। अब एक रात को सब सो रहे होते हैं, तभी समंदर में तूफान आ जाता है और उन सबको उनकी जिंदगी उनके हाथ से फिसलती हुई नजर आती है। और ये सच है कि जब मौत नजदीक हो तो जिंदगी की वैल्यू का पता चलता है। और उस पल में लुइस बोलता है कि अगर आप मुझे बचा लो परमेश्वर, तो मैं अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर दूंगा। और इस तूफान से वो सब बच जाते हैं। अब वो समंदर से खाने के लिए मछलियां तो पकड़ लेते हैं, लेकिन पीने के लिए पानी कहां से लाएं? तभी किस्मत उनका साथ देती है और बारिश हो जाती है। और बारिश को देख के वो बहुत खुश होते हैं और उनको पानी मिल जाता है पीने के लिए, और कुछ पानी वो जमा भी कर लेते हैं। फिर तभी वो देखते हैं कि ऊपर से एक प्लेन उड़ता हुआ जाता है और वो उस प्लेन को सिग्नल देते हैं, लेकिन वो प्लेन जैपनीज का होता है और वो उनपे गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो सब समंदर में कूद जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। लेकिन इस हमले में उनकी एक एयरबोट खराब हो जाती है, क्योंकि जब वो ऊपर से गोलियां चलाते हैं तो उनकी एयरबोट पे छेद हो जाते हैं और वो एक बोट को तो रिपेयर कर लेते हैं, पर उनकी दूसरी बोट पूरी तरह से खराब हो जाती है। अब उन तीनों को एक ही बोट में एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बोट का साइज बहुत बड़ा नहीं होता। अभी तक उन्हें समंदर में 35 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और अब मैक भूख, प्यास और मानसिक तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। अब ये दो बचे हैं, लेकिन इनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। न ये बात करने लायक है, न खड़े होने लायक, क्योंकि इन्हें समंदर में 47 दिन हो चुके हैं। इसके बाद एक जापानीज शिप इन्हें देख लेता है और इन्हें अरेस्ट कर लेता है। अब ये दोनों जापानीज की गिरफ्त में हैं। जापानीज लुई और उसके दोस्त को एक कैंप में ले जाते हैं जो कि जंगल में होता है, और वहां पे वो लुई को पहचान लेते हैं कि ये ओलंपिक का एक फेमस एथलीट है, क्योंकि उनके पास उसका एक फोटो भी होता है। वहां पर वो उन दोनों से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद वहां से उन दोनों को एक दूसरे कैंप में भेज दिया जाता है जो कि टोक्यो में होता है। अब जब ये टोक्यो के कैंप में आते हैं तो वहां पर इनके जैसे और भी बहुत सारे बंदी होते हैं और वहां का जो इंचार्ज होता है वो बहुत ही क्रूर होता है। उसका नाम होता है कॉर्पोरल वटनामी, और वो उन सबको बोलता है कि तुम जापान के दुश्मन हो और तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक होगा जैसे दुश्मनों के साथ होता है। अब जब वो सब कुछ बता रहा होता है तभी लुई की तरफ देखता है, वो देख लेता है कि मेरी तरफ लुई देख रहा है। वो उसके सामने जाता है और बोलता है कि मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। और जैसे ही लुई की आंखों में देखता है उसे जोर से डंडा मारता है। उसके बाद 2-3 बार वो दोबारा बोलता है कि मेरी आंखों में देखो, और लुई को हर बार मारता है और लास्ट में बोलता है कि मेरी आंखों में कभी मत देखना। इसके बाद इन सबको इनके सोने की जगह दिखाई जाती है जो कि बहुत ही गंदी होती है, और अगले दिन सुबह सबको ग्राउंड में बुलाया जाता है और इनका इंचार्ज आता है। वो कहता है कि तुम में से एक कुक है जो ऑस्ट्रेलिया से है और एक ओलंपिक एथलीट है। वो कहता है कौन है ओलंपिक एथलीट? लुई अपना हाथ खड़ा करता है। दरअसल उसे पहले से पता था कि लुई एक ओलंपिक्स एथलीट है। इसके बाद वो लुई की और अपने एक साथी की, यानी कि अपने एक आदमी की रेस लगवाता है, जिसमें लुई हार जाता है और थक कर वो गिर जाता है। इसके बाद वो लुई को डंडे से बहुत बुरी तरह मारता है, और इतना ही नहीं, उन सब कैदियों में वो सबसे ज्यादा लुई से नफरत करता है। ऐसा लगता है कि वो उससे कोई पर्सनल दुश्मनी निभा रहा है। एक बार लुई और उसका दोस्त आसमान में अमेरिकी और जापानीज प्लेन देख रहे होते हैं और आपस में बात करते हैं कि अमेरिकन प्लेन्स अब काफी नजदीक आ गए हैं, और उस रात को भी वो इंचार्ज लुई को बहुत बुरी तरह मारता है। इसके कुछ दिन बाद रेडियो से कुछ लोग वहां पर आते हैं और वो लुई को बोलते हैं कि अमेरिकी सरकार तुम्हारे घर वालों को ये बता रही है कि लुई अब मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। वो कहते हैं कि क्या तुम अपने घर वालों को बताना चाहोगे कि तुम जिंदा हो? और इसके बाद लुई उनके साथ जाता है और रेडियो पे अपने घर वालों को मैसेज देता है कि मैं जिंदा हूं और ठीक हूं। अब उस प्रोग्राम के बाद वो लोग उसे एक पेपर देते हैं और वो कहते हैं इसमें जो भी अमेरिका के बारे में लिखा है वो तुम रेडियो पे बोलो, हम तुम्हें वापस कैंप नहीं भेजेंगे और यहाँ पे तुम्हें एक अच्छा जीवन देंगे। लेकिन लुई मना कर देता है, कहता है कि जो इसमें लिखा है वो सच नहीं है और मैं नहीं बोलूंगा। इसके बाद वो लुई को वापस कैंप भेज देते हैं, और कैंप वापस आने के बाद जो वहां का इंचार्ज होता है वो लुई के दोनों हाथ पीछे से बंधवाता है और उसे बोलता है कि तुम मजबूत हो मेरी तरह, और ये बात मैंने पहले दिन देख ली थी तुम्हारी आंखों में। मुझे लगता था कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन जापान का दुश्मन कभी मेरा दोस्त नहीं बन सकता। वो लुई को कहता है कि तुम बात नहीं मानते, आदर नहीं करते, और आज मैं तुम्हें आदर करना सिखाऊंगा। वहां पे जितने भी सैनिक, जितने भी बंदी होते हैं, वो उन सबको बोलता है कि सब एक एक जोरदार पंच इसके मुंह पे मारेंगे। हालांकि कोई भी लुई के मुंह पे पंच नहीं मारना चाहता। तभी वो लुई के दोस्त को लाते हैं और वहां का जो इंचार्ज होता है वो उसे मारना शुरू कर देता है।
और कहता है कि अगर तुमने इसके मुंह पे पंच नहीं मारा तो मैं इसे मारता रहूंगा। इसके बाद लुई सबको बोलता है कि मुझे मारो, और एक एक करके लुई को सब एक एक पंच मारते हैं, और इतने सारे पंच खाकर लुई की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद लुई की जिंदगी में, उन सब कैदियों की जिंदगी में एक अच्छी खबर आती है, और वो खबर ये होती है कि जो यहाँ का इंचार्ज होता है कॉर्टरल वटनामी, उसका प्रमोशन हो गया है और उसका यहाँ से ट्रांसफर कहीं और कर दिया गया है। अब एक रात को उनके कैंप में बमबारी होती है, और उस बमबारी में उनका पूरा कैंप तबाह हो जाता है और जल जाता है। अब उन सब कैदियों को जो वहां बच जाते हैं उन्हें वहां से ट्रांसफर करके दूसरे बंदी गृह में भेज दिया जाता है। और जब वो सब लाइन में खड़े होते हैं तभी लुई देखता है कि वहां का इंचार्ज कॉर्टरल वटनामी है, और ये देखकर लुई के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने वाला होता है कि उसका एक साथी उसे संभाल लेता है। अब वो इंचार्ज लुई के सामने आता है और उससे बोलता है कि तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देखते, पर लुई उसकी आंखों में नहीं देखता। फिर भी वो उसके सिर में एक जोरदार डंडा मारता है, और अगले दिन से सब के सब कैदी काम पे लग जाते हैं। और यहाँ पर इनका काम बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें नाव में कोयले को लोड करना होता है। एक बार लुई जब काम कर रहा होता है तो ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा होता है, तभी उसे एक जापानी सिपाही ऊपर से धक्का दे देता है और नीचे गिर जाता है, और उसके पैर में बहुत जोर से चोट लगती है। इस कैंप में काम बहुत हार्ड है, इसलिए सबकी हालत खराब हो चुकी है। एक दिन लुई बहुत थक जाता है और वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, थोड़ा सा सहारा ले लेता है। तभी वही सैनिक आता है, वही सिपाही आता है जिसने उसे ऊपर से धक्का दिया था, और उसे पकड़कर वो अपने इंचार्ज के पास ले जाता है, और वहां पर बहुत सारी लकड़ियां होती हैं। ये सीन इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन है, और इसीलिए जब आप अनब्रोकन मूवी का पोस्टर देखेंगे तो उस पोस्टर में इसी सीन का फोटो होता है। अब वो लुई को बोलता है कि इस लकड़ी को उठाओ, और वो लकड़ी बहुत भारी होती है और लुई की हालत पहले से खराब होती है। अब लुई बड़ी मुश्किल से उस लकड़ी को उठाकर अपने कंधे पर रखता है। तब वो इंचार्ज बोलता है कि इसे अपने सिर के ऊपर उठाओ, और लुई बड़ी मुश्किल से उसे अपने सिर के ऊपर उठाता है, और वो इंचार्ज बोलता है कि अगर इसने लकड़ी नीचे गिराई तो इसे गोली मार देना। अब लुई लकड़ी को उठा के तो रखता है, लेकिन लकड़ी उसके सिर के ऊपर नहीं, धीरे धीरे नीचे आ जाती है और सिर से नीचे हो जाती है। अब सब के सब शांत होते हैं, सारे कैदी रुक जाते हैं, कोई काम नहीं करता, और सारे सिपाही जो जापानी सिपाही हैं वो भी लुई को देखते हैं। लुई बिल्कुल शांत होता है और जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। तभी लुई उस इंचार्ज की आंखों में देखना शुरू करता है, और पूरी जान लगा के उस लकड़ी को अपने सिर के ऊपर उठा देता है, और उसकी आंखों में देखता रहता है, उसे घूरता रहता है। वो इंचार्ज बोलता है कि मेरी आंखों में मत देखो, लेकिन लुई फिर भी उसकी आंखों में देखता रहता है। वो कई बार उसे मना करता है, लेकिन लुई उसकी आंखों में देखता रहता है। तब वो भागता हुआ उसकी ओर आता है, और उसके हाथ में जो लकड़ी होती है उससे लुई को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन फिर भी लुई उसकी आंखों में देख रहा होता है। उसके बाद वो अपनी लकड़ी फेंक देता है और लुई को बहुत सारे पंचेस मारता है, और लुई को अपना वो पल याद आता है जब वो रनिंग कर रहा होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लुई ने अपने डर से, अपने दर्द से जीत हासिल कर ली थी। दर्द के एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। ये बात उसके भाई ने उसे सिखाई थी। कॉर्टरल वटनामी उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि वो खुद भी बहुत थक जाता है। लुई के अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो खड़ा हो सके, और लुई रात भर वहीं पड़ा रहता है। इसके बाद एक दिन वो सभी कैदियों को बाहर इकट्ठा करते हैं, और उनका एक ऑफिसर बोलता है कि लड़ाई अब खत्म होने की कगार में है, इसीलिए हम आप सबको न्योता देते हैं कि आप हमारी हुकूरा नदी में नहाएं। इसके बाद सारे कैदी नदी की तरफ जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अब ये हमें मार देंगे। अब जब सब के सब नदी में खड़े होते हैं तभी उनको एक हवाई जहाज आता हुआ नजर आता है, और जब वो हवाई जहाज उनके पास आ जाता है तो वो देखते हैं वो उनकी कंट्री का अपना हवाई जहाज होता है, और इसको देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जंग अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद हवाई जहाज से नीचे उनके लिए खाना फेंका जाता है, और अब सारे के सारे खुश हैं, और सब के सब जो खाना ऊपर से फेंका गया वो खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन लुई कॉर्टरल वटनामी के कैबिन में जाता है, लेकिन वहां पर कॉर्टरल वटनामी नहीं होता, उसका वही डंडा होता है जिससे वो लुई को बहुत मारता था, और सामने कॉर्टरल वटनामी और उसके पिता की एक फोटो होती है जिसमें कॉर्टरल वटनामी बहुत छोटे होते हैं। दरअसल कॉर्टरल वटनामी उस जगह को छोड़ के जा चुका होता है। इसके बाद लुई वापस अपनी कंट्री आ जाता है, और कंट्री आने के बाद सबसे पहले वो अपनी जमीन को चूमता है। उसके बाद वो अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपने भाई से मिलता है और बहुत खुश होता है। फिर 1947 में लुई की शादी हो गई, और शादी के बाद उनका एक बेटा और बेटी हुई। आपको लम्हा याद होगा जब लुई अपने दोस्तों के साथ समंदर में फंसा हुआ था और रात को तूफान आ गया था। तब लुई ने कहा था कि अगर मेरी जान बच गई तो मैं अपना पूरा जीवन परमेश्वर की राह में लगा दूंगा, और लुई ने आगे चलकर ऐसा ही किया। लुई ने अपने जीवन के संघर्ष और विश्वास से ये सीखा कि आगे बढ़ने का रास्ता जंग नहीं बल्कि क्षमा है। इसके बाद लुई वापस जापान गया, और उसने उन सभी लोगों को ढूंढा जिन्होंने उसे बंदी बनाया था, और उसने उन सब से सुलह की। लेकिन उनके इंचार्ज ने, वटनामी ने, जो लुई को बहुत मारता था, उसने लुई से मिलने से इनकार कर दिया।
लुई का एक सपना था कि वो जापान की ओलंपिक में दौड़े, लेकिन 1940 में जब जापान में ओलंपिक होना था वो वर्ल्ड वॉर 2 के कारण रद्द हो गया। लेकिन लुई ने अपना ये सपना पूरा किया। 80 साल की उम्र में वो ओलंपिक की मशाल को लेके जापान में दौड़ा। इस फिल्म में बहुत सारे सीन्स फ्लैशबैक में हैं, जो हमने आपको फ्लैशबैक में नहीं सुनाए बल्कि सही ऑर्डर में रख के आपको दिखाए हैं। लेकिन जब आप मूवी देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे सीन्स फ्लैशबैक में हैं।